हेलो एवरीवन। यूएस लॉ मेकर ने रिसेंटली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एफसीआरए को पास किया तो इससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब हो सकते हैं, संबंधों पर असर पड़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा मामला उठ रहा है जब यूएस और इंडिया के बीच कॉर्डियल रिलेशन है। इस बीच इनका स्टेटमेंट हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी को अटैक कर रहा है और हमें चैलेंज दे रहा है कि क्या हम अपने देश के लिए नियम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसका सही समाधान क्या हो सकता है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। समझते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो यूएस के लॉ मेकर है ये रिले मूर, और रिले मूर ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अभी अगस्त 4 2026 ये स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया ने एफसीआरए 2026 को इनेक्ट किया तो रिलेशन खराब हो सकते हैं, बायलैटरल टाइज विद इंडिया हैम्पर हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा इश्यू उन्होंने यहां पर खड़ा कर दिया। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसे एक लॉ मेकर का पर्सनल स्टेटमेंट माना जा रहा है। लेकिन ये चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सॉवरेनिटी पर, तो हमें इस पर सोचना और समझना पड़ेगा। अगेन इसी बात को लेकर कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स भी सामने आए और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए। पूरा मामला क्या है, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फॉरेन फंडिंग को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। फॉरेन फंडिंग वो फंड है जो विदेशों द्वारा भारत में आता है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिया जाता है। कई बार ये इनोसेंट होता है, वाकई इनको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन कई बार इसमें कॉन्स्पिरेसी होती है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का यूज अगेंस्ट द कंट्री किया जाता है। इससे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, इससे जगह जगह पर टेररिस्ट फंडिंग होती है और एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस पर सोचा और कहा कि एक नया बिल लाते हैं जिससे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया जाए। तो अभी यही बिल आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, और इसे लोकसभा में टेबल्ड किया गया 25 मार्च 2026 को। गृह मंत्री ने इसे रखा और ये एग्जिस्टिंग लॉ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को अमेंड करेगा। अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें बहुत नए प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ नए इंस्टीट्यूशन को बनाए जाने हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। अनअकैडमी जो अपने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है, कई सारे टॉपर्स यहां से अब तक निकले हैं, ने एक बहुत अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया है। इतना अफोर्डेबल जिसे हर कोई अवेल कर सकता है। केवल 1028 रुपीज पर मंथ का ये कोर्स है और इस कोर्स में आपको चल रहे सारे कोर्सेस की फैसिलिटी मिलेगी। डिटेल इसकी जानकारी आप कॉन्टैक्ट नंबर आगे है, उस पर आप देख सकते हो, पता कर सकते हो। अगेन इसके साथ ही कुछ और स्पेशल कोर्स हैं जिसमें अभी कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। अगेन साथ में कुछ फ्री बुक्स भी हैं जैसे एनसीईआरटी समरी, पॉलिटी समरी। इनको क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है। तो अनअकैडमी का ये एक इनिशिएटिव है जिससे ऐसे लोगों को जो अपने होम टाउन में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, एक पूरी कंप्लीट तैयारी अवेलेबल करवाई जाएगी। अगेन इन सारे कोर्सेस में अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए या और भी अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो यू कैन यूज दिस कोड KEJHA10, और इस कोड के साथ नो डाउट इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर और मीनवाइल देखते हैं चल क्या रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एफसीआरए 2026 बिल को रखा है और इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता है एक डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी, एक पूरी संस्था बनाई जाएगी और इस संस्था को ये ऑथोरिटी होगी कि वो किसी भी एनजीओ, सिविल सोसाइटी या फिर किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिव्यू करे, चेक करे। अगर इसे लगता है कि यहां पर कोई डिस्पैरिटी है, कोई कमी है, तो वो इसमें इंटरवीन करे और उसे देखे कि कहां तक वो सही है। तो ये अथॉरिटी विल टेक ओवर, मैनेज और डिस्पोज एसेट्स। और ऐसे कंडीशंस में अगर इस अथॉरिटी को लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मिसयूज किया है
या कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके एसेट्स को सीज किया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा, उसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन है। देखो यहां पर ये एक्ट सीधा कहता है कि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ है और उसके लिए इनके पास लाइसेंस नहीं है, या इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, सरेंडर हो गए हैं, या सीज ड्यू टू रिन्यूएबल नहीं करवाया है, इसी कंडीशंस में केवल इनके एसेट्स को सीज किया जाएगा, ना कि किसी और कंडीशन में। आर्बिट्ररी सीज नहीं होगा, मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति नहीं ली जाएगी। पूरा प्रोसेस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। अगर किसी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूज करते हुए कोई एसेट तैयार किया और उसके लिए उसे लाइसेंस है, तो यहां पर ये अथॉरिटी उसे कुछ भी नहीं करेगी। अथॉरिटी उसे सपोर्ट, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट कर सकती है। हाँ, लेकिन जहां तक रहा कि अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, इन दैट केस वो कैंसिल हो सकता है, उसे सीज किया जा सकता है और उसे टेक ओवर किया जा सकता है। तो प्रोविजंस यही है जिसको लेकर यूएस लॉ मेकर अलग तरह के बयान दे रहे हैं। चलेंगे आगे हम लोग और कि अगर ये रिन्यू 5 साल की अवधि के भीतर, 5 साल का एक टाइम होता है जहां तक एक ऑर्गेनाइजेशंस इम्यूनिटी इंजॉय करती है, उसके लाइसेंस वर्क करते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है कि आप फिर से भाई रिन्यू करा लो। जैसे आप अपनी कार का एक टेन्योर रिन्यू कराते हो, वोटर जो लिस्ट है उसको दोबारा रिन्यू होता है, तो एक प्रोसेस है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जहां हर चीज को रिन्यू करवाया जाता है। आधार को जैसे आप अपडेट कराते हो, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन से कहा जा रहा है कि आप अपडेट करा लो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को। और अपडेट के लिए 5 साल आपका पीरियड है पहले बार में, इसके बाद अपडेट कराना है तो बहुत टाइम है, बड़े आराम से आप करवा सकते हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पीरियड के बाद नहीं करवा रहा है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी। ये ऑथोरिटी अब इस पर देखेगी। अगेन अगर किसी ने इसका मिसयूज किया है तो वो मिसयूज भी रिन्यूअल के फेल होने के कारण ही दिखाई पड़ेगा, दूसरा कुछ भी नहीं किया जाएगा। अगेन इसमें इम्प्रीजनमेंट, तो 2010 के एक्ट में एक इम्प्रीजनमेंट, जेल में भरने की व्यवस्था थी, 5 साल तक की कैद थी। लेकिन अब नए एक्ट में कहा गया कि कैद केवल 1 साल की होगी अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है। तो अगेन यहां पर अगर हम यूएस लॉ मेकर के कंसर्न को देखें या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कंसर्न को एक साथ मिलाकर देखें, तो ये जो लॉ है ये एक ब्रॉड बड़ा उद्देश्य लेकर आया है, जिसमें एनजीओ, सिविल सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट करना है। और रेगुलेट क्यों करना है? क्योंकि हमारे इंडिया में अभी पीस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी, इंटेग्रिटी सबको बना के चलना है। अगर कोई विदेशी सत्ता या विदेशी शक्ति यहाँ के लोगों को पैसा देकर यहाँ पर प्रदर्शन करा रही है, विरोध करा रही है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को प्रमोट कर रही है, टेररिस्ट ग्रुप को फंड कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं सबके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। तो इस बिल का पर्पस इस तरह के एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकना है, कंट्रोल करना है। रही बात रिलीजन को कहां तक ये टारगेट कर रहा है, तो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सब पे लागू होता है। इट इज रिलीजियस न्यूट्रल, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो एक न्यूट्रल बिल है, सेकुलर कंट्री है हम लोग, और हम सेकुलर लॉ के साथ इस तरह की चीजों को गवर्न करना चाह रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर इस तरह के बिल आते हैं तो नो डाउट हम अपने कंट्री को और पीसफुल बना सकते हैं, हम अपनी कंट्री को और लिवेबल बना सकते हैं, रहने योग्य दुनिया का सबसे अच्छा देश बना सकते हैं, और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बात इस बिल के साथ और भी ज्यादा जुड़ेगी, और यूएस लॉ मेकर को भी समझना चाहिए कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। कुछ मामले कुछ देश के विशिष्ट परिस्थितियों के साथ जुड़ते हैं और उन परिस्थितियों से देश को निपटना चाहिए, और इससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस को कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर भी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके एसेट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, इंडिया में वो अच्छे से काम कर पाएंगे। हाँ, बस उन्हें एक प्रोसेस करना है कि अपने ऑथोरिटी को, ऑर्गेनाइजेशंस को दोबारा रीन्यू करवाना है, दोबारा लाइसेंस लेनी है, और कुल मिला के ऑपरेट करते रहें, अपने फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते रहें। तो इस तरह से हम सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और ऐसे परपेट्रेटर्स और गूंस के लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं जो देश को चुनौती देना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ
ये पूरा टॉपिक एंड होता है। अगले सेशन में करंट अफेयर के किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।